नमस्कार दोस्तों, 16 अगस्त 2021 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स आज डिस्कस करेंगे। 4 एडिटोरियल्स मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। पहला एडिटोरियल है इंडियाज फेट इज टाइड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया की जो किस्मत है वो बाकी दुनिया के साथ जुड़ी हुई है। अब इसका क्या लॉजिक है यहाँ पे, इसके लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली में इंडिया कैसे इंडिपेंडेंस के समय पे पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड है अपनी ज़रूरतों के लिए, कैसे हमने अपने एक्सटर्नल फ्रंट्स पे चैलेंजेस को झेला है, हमारी फॉरेन पॉलिसी कैसे इवॉल्व हुई है, इन सब चीज़ों के बारे में इस आर्टिकल में बात की गई है। आर्टिकल किसने लिखा है तो ध्रुव जयशंकर साहब ने लिखा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ORF अमेरिका वाशिंगटन DC में। कोई बहुत, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत स्पेसिफिक और बहुत अच्छे और यूनिक पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे पॉइंट्स रिपीटेड हैं, बट देख लेंगे चूंकि 4 ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। फिर नेक्स्ट बात करेंगे रीजनल आइडेंटिटी। अब ये आर्टिकल लिखा है आपका सिद्धारमैया साहब ने, और ये कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं और अपोजिशन के लीडर हैं, तो बिल्कुल ही एंटी बीजेपी हैं। तो आपको पता है कर्नाटका की पॉलिटिक्स के बारे में, कर्नाटका में रिसेंटली अभी नए चीफ मिनिस्टर बने। नए चीफ मिनिस्टर का नाम मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता दो। सिद्धारमैया अपोजिशन में। तो ये स्टैटिस्टिक्स बता रहे हैं, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स को इस प्रकार से बता रहे हैं कि वो एंटी बीजेपी दिख रहे हैं, इसलिए मैं इस आर्टिकल को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सीधे सीधे पॉलिटिकल पॉइंट्स हैं और बीजेपी को गलत दिखाने के लिए उन्होंने स्टैटिस्टिक्स दिखाए सामने, तो इन स्टैटिस्टिक्स को आप कभी भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे तो बीजेपी पार्टी इनके खिलाफ स्टैटिस्टिक्स दिखा सकती है, कोई भी पार्टी किसी के भी खिलाफ स्टैटिस्टिक्स दिखा सकती है। तो पॉलिटिशियंस किसी को क्रिटिसाइज करने के लिए स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, वो कोर पॉलिटिशियन, ये कोई एक्सपर्ट भी नहीं है, इसलिए मैं इस आर्टिकल को स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट आर्टिकल है, रिसेंटली तमिलनाडु ने जो व्हाइट पेपर पब्लिश किया और जो अपना बजट दिया है, उसमें तमिलनाडु की सरकार ने क्या क्या लिया है, तमिलनाडु के फाइनेंसेस किस हिसाब से गड़बड़ चल रहे हैं, पेट्रोल के दाम को कितना कम किया गया है, ओवरऑल सरकार कैसे प्लान कर रही है कि आगे आने वाले समय में लोगों की लाइफ को अच्छा करेगी, इन सब चीज़ों के बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। उन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि तमिलनाडु में जो डिसीजंस लिए गए हैं, जो व्हाइट पेपर लाया गया है, वो किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये जो पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे को मार्क किया है, ये आप कह सकते हो कि 74 ईयर्स लेटर 14 अगस्त को, तो ओवरऑल इससे कुछ भला होता है या इससे कुछ बुरा होता है, इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स है। अब कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉइंट्स नहीं है, बट फिर भी डिस्कस करेंगे। एक जो मुझे सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल लगा, देखिए ये एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इसको यहाँ नहीं एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा। 15 अगस्त 1947 को जब हम लोग आज़ाद हुए, उस समय पे बापू क्या कर रहे थे, गांधी जी क्या कर रहे थे? ऑब्वियस सी बात है, वो पार्लियामेंट हॉल में बाकी पार्लियामेंटेरियंस के साथ, नेहरू जी के साथ तो थे नहीं, तो ये कहाँ थे और ये उस समय पे क्या कर रहे थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ था? एक्चुअली में सो रहे थे जब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस पर्टिकुलर आर्टिकल को मैं डिस्कस करूंगा, ज़बरदस्त लगा मुझे आर्टिकल, मैं आपके साथ इसके बारे में बात करूंगा अलग से वीडियो में, यहाँ नहीं। फिर नेक्स्ट, जर्नलिज्म से रिलेटेड एक आर्टिकल मंडे को आता है। अब वैसे तो इस आर्टिकल को मैं डिस्कस नहीं करता हूँ, यहाँ पे कुछ अच्छी बातें बता रखी हैं। अच्छी बातें क्या मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ट्वीट की बात कर रही है। ट्वीट है मुस्का दस्तगीर नाम के एक लेक्चर की, जो कि पीस और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे लेक्चर देते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ अफगानिस्तान काबुल में। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि हमने जिस चीज़ पे भी पिछले 20 साल में काम किया, वो राइट्स जो हमने बहुत मुश्किल से जीते, वो सब एक क्षण में तबाह हो चुका है। तालिबान यहाँ पे कंट्रोल में आ चुका है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अफगानिस्तान में जितने भी अच्छे इनिशिएटिव्स हुए हैं, सब खराब हो चुके हैं। जैसे एक ऐसे ही इनिशिएटिव का यहाँ पे नाम लिया गया है, जिसका नाम है रुखसाना मीडिया। नवंबर 2020 में रुखसाना मीडिया लॉन्च किया गया अफगानिस्तान के अंदर। इसको लॉन्च किया ज़हरा जोया नाम की एक वुमेन 28 साल की रिपोर्टर ने। इसका नाम रुखसाना मीडिया क्यों है? क्योंकि रुखसाना एक यंग अफगान वुमेन थी। 2015 में इसको एडल्टरी के लिए पत्थर फेंक फेंक के मार दिया गया, तो इसके नाम पे एक रुखसाना मीडिया शुरू हुआ। ऐसे बहुत से मीडिया और इनिशिएटिव शुरू हुए अफगानिस्तान में, और वो अब सब खतरे में आ गए हैं, वो सब बंद होने पे आ गए हैं, क्योंकि तालिबान का कब्जा हो चुका है। ये बात आप जानते हो, ठीक है। तो इस आर्टिकल में यही सब बताया गया कि वुमेन लेड इनिशिएटिव्स, डेमोक्रेसी से रिलेटेड इनिशिएटिव्स, ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड इनिशिएटिव्स, ये सब आपके अफगानिस्तान में ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स है। और फाइनली मैं कहूँगा आज का सबसे इंटरेस्टिंग आर्टिकल, जिसको मैं सबसे पहले डिस्कस करूंगा, ओथ इन हुज नेम। जब भी MP और MLA लेते हैं तो वो एक ओथ को स्वेयर करते हैं। अब वो ओथ हमारे संविधान में लिखी हुई है, लेकिन क्या उस ओथ के साथ आप अपने भगवान का नाम ले सकते हो? इस पॉइंट को यहाँ पे हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ पर्टिकुलर आर्टिकल्स हैं जो कि मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले अपने मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं, देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो
तो प्रियांशु मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया। प्रियांशु मिश्रा का ये 3rd मंथ है एज अ मेंबर। वेलकम बैक प्रियांशु, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। निरंजन खातू ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक निरंजन, थैंक यू सो मच। विशाल चिब ने हमको ज्वाइन किया। स्वप्निल तगवाले ने हमको ज्वाइन किया। स्वप्निल तगवाले का ये 3rd मंथ एज अ मेंबर। वेलकम बैक स्वप्निल। रोहन तरफदार ने हमको ज्वाइन किया। आयुषी रमोला ने हमको ज्वाइन किया, इनका 2nd मंथ है एज अ मेंबर। वेलकम बैक आयुषी। फिर श्रीमन मिश्रा ने हमको ज्वाइन किया, आस्था ने हमको ज्वाइन किया और आदित्य सचान ने हमको ज्वाइन किया। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। आदित्य सचान, आस्था, श्रीमन मिश्रा, देन आयुषी रमोला 2nd मंथ एज अ मेंबर, रोहन तारिफदार, देन स्वप्निल तगवाले 3rd मंथ एज अ मेंबर, विशाल चिब, निरंजन खातू 2nd मंथ एज अ मेंबर, प्रियांशु मिश्रा 3rd मंथ एज अ मेंबर। आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल, थैंक यू सो मच। आपके इस चैनल ज्वाइन करने से मुझे यहाँ पे सस्टेनेबल होने में काफ़ी मदद मिलती है, इसलिए मैं स्पेसिफिकली आप लोगों को यहाँ पे वेलकम करता हूँ। तो चलिए आज के इस आर्टिकल को शुरू कर लेते हैं। आर्टिकल को शुरू करने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर दबा दिएगा दोस्तों। अगर आपको इसकी PDF चाहिए, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में जस्ट इस लेक्चर के बाद मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम ग्रुप याद से ज्वाइन कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन बटन ज़रूर दबाएं अगर दबा सकते हैं। अगर चाहें तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी नीचे दे रखा है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दोस्तों, जितना ज़्यादा लोगों तक हो सके आप वीडियो को पहुंचाओ। थोड़ी लेट आ रही है, ये प्रॉब्लम टेम्परेरी है, रीज़न मीन प्रीलिम्स के बाद वीडियो आपके टाइम पे आने लगी, क्योंकि प्रीलिम्स के बाद मुझे उतनी स्पीड में वीडियोस नहीं बनानी पड़ेंगी, थोड़ा मुझे भी आराम मिल जाएगा। अभी के लिए मेरे ऊपर भी काफ़ी काम आ रहा है। जैसे कल ही आपने देखा होगा कि ज्योग्राफी की 2 वीडियोज़ मिली हैं, एक वीडियो तो 50 मिनट की है, तो 50 मिनट में तो मैं 3 अलग अलग वीडियो बना देता, लेकिन मैं कोर्स जल्दी ख़त्म करने के लिए बड़ी वीडियोज़ बना रहा हूँ। सो जस्ट बियर फॉर सम टाइम टिल प्रीलिम्स। फिर देखते हैं, एन ओथ इन हुज नेम द एलिजियंस ऑफ अ पर्सन होल्डिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट शुड बी ओनली टू द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए रिसेंटली कुछ हुआ है, क्या हुआ, कर्नाटका में जो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उन्होंने ओथ ली, और उन्होंने ओथ में अपने भगवान का भी नाम ले लिया। जैसे प्रभु चौहान ने जब ओथ ली तो उन्होंने गौ माता और सेवालाल का नाम लिया। जब मुरुगेश निरानी ने ओथ ली तो उन्होंने गॉड का और फार्मर्स का नाम लिया। आनंद सिंह ने जब ओथ ली तो उन्होंने विजयनगर, विरूपक्ष और भुवनेश्वरी का नाम लिया। अब यहाँ पे ऑथर ये बोल रहे हैं कि ऑल दिस ओथ्स रन अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कैसे जाती हैं? अगर कोई अपने भगवान को याद कर रहा है तो हाउ दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए क्या बोला जा रहा है। दिन है 17 अक्टूबर 1949, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रही है। BR अम्बेडकर साहब यहाँ पे प्रीएम्बल को प्रपोज कर रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया सो। अब यहाँ पे इस प्रीएम्बल के ऊपर HV कामत साहब ने एक अमेंडमेंट मूव किया, और HV कामत साहब ने बोला कि मैं एक काम करिए, ये जो वी द पीपल ऑफ इंडिया आप कर रहे हो ना, इसके आगे आप एक लाइन जोड़ दो, इन द नेम ऑफ गॉड वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब भगवान के नाम पे वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जैसे HV कामत साहब ने अमेंडमेंट मूव किया तो थानू पिल्लई खड़े होकर क्या बोले कि अगर कामत साहब के अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया जाता है तो इसका मतलब देयर इज अ कंपल्शन इन द मैटर ऑफ फेथ। मतलब कि हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक धर्म को फॉलो करते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी आपका अलग धर्म हो सकता है। फिर हो सकता है कि आप भगवान में भरोसा न रखते हो, एथीस्ट हो। तो ऐसे केस में अगर मान लो कोई एक एथीस्ट पर्सन है जो भगवान में भरोसा ही नहीं रखता है, तो वो अगर यहाँ पे ओथ लेता है, तो अगर वो यहाँ पे ओथ लेता है और उस पे ओथ में वो बोलता है इन द नेम ऑफ गॉड, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा पर्सनली इंडिविजुअली भगवान में भरोसा नहीं रखता है, बट उससे जबरदस्ती भगवान के नाम पे ओथ ली जा रही है, तो यह गलत है। ऐसा थानो पिल्लई ने बोला। फिर यहाँ पे रोहिणी कुमार चौधरी का अलग ही व्यू पॉइंट निकल गया। उन्होंने बोला गॉड ही क्यों, गॉडेस क्यों नहीं। उनका ये बोलना है कि भैया हम शक्ति कल्ट को मानते हैं, तो अगर हम शक्ति कल्ट को मान रहे हैं और अगर आप भगवान का नाम जोड़ रहे हो ओथ में, तो आप गॉड का नाम क्यों जोड़ रहे हो? आप गॉडेस का नाम जोड़ो। तो ये बिल्कुल ही एक अलग व्यू पॉइंट निकल के आया। फिर HN कुंजरू साहब ने यहाँ पे क्या बोला कामत के अमेंडमेंट के ऊपर, आई डू नॉट सी वाई इन द मैटर दैट वाइटली कंसर्न्स एवरी मैन इंडिविजुअली द कलेक्टिव व्यू शुड बी फोर्स्ड ऑन एनीवन। ये बात बहुत जबरदस्त बोली कुंजरू साहब ने। मतलब कि एक ओथ तो इंडिविजुअल है, जैसे एक MLA या एक MP अपनी अलग अलग ओथ ले रहा है, तो ये तो वो अपने हिसाब से ओथ ले रहा है, इसमें आप एक कलेक्टिव व्यू क्यों जोड़ रहे हो? मतलब अगर आप गॉड का नाम जोड़ देते हो
तो फिर मतलब सारी ओथों में गॉड आ जाएगा। तो सारी ओथों में गॉड आ जाएगा तो फिर आप कलेक्टिव व्यू इम्पोज कर रहे हो, आप इंडिविजुअल व्यू इम्पोज करो ना। मतलब इंडिविजुअली अगर आप ओथ रख रहे हो तो आप एक ऐसी ओथ रखो जो कि थोड़ी सेक्युलर हो। इन द नेम ऑफ गॉड अगर आप रख रहे हो तो आप भगवान की बात कर रहे हो। अच्छा, भगवान सबके अलग अलग हो सकते हैं, बट हो सकता है कोई भगवान में भरोसा न रखता हो सकता है कोई इस प्रकार से ओथ ना लेना चाहते हो। तो कुल मिला के कामत साहब का जो अमेंडमेंट था इस पे वोटिंग हुई और ये अमेंडमेंट हरा दिया गया। गॉड नाम के शब्द को प्रियम्बल में नहीं जोड़ा गया। तो मतलब हमारे फाउंडिंग फादर्स ने एक एग्नोस्टिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जहां पे भगवान को सीधे सीधे इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। और यहाँ पे रिपब्लिक ऑफ रिलीजन नाम की एक पब्लिकेशन है जहाँ पे अभिनव चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ्स होती हैं वो सेक्युलर होनी चाहिए, उसमें धर्म का एंगल इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो कि अंग्रेजों ने प्रोक्लेम किया था, उसके अंदर भी जो पब्लिक ऑफिसर्स थे जब वो ओथ लेते थे ना, उसमें गॉड का कोई नाम नहीं था। लेकिन यहाँ पे भारतीय संविधान में गॉड के नाम को लाने की बात की जा रही थी। ओके। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या बोलना है। सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर एक मतलब जजमेंट आया 2012 में। एक्चुअली केस था उमेश चालील, ये एमएलए थे। एमएलए की तरह इन्होंने सॉन इन किया और चालील ने अपनी ओथ लेते वक्त श्री नारायण गुरु के नाम पे ओथ ली। अब जब श्री नारायण गुरु के नाम पे ओथ ली तो इनकी ओथ को केरला हाई कोर्ट में रिजेक्ट बोल दिया गया। इनकी ओथ को केरला हाई कोर्ट में बोला गया कि नहीं भाई ये सही नहीं है। केरला हाई कोर्ट ने इसकी ओथ गलत बोला और केरला हाई कोर्ट ने बोला फिर से ओथ लो। तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए पूछने के लिए कि भाई ये केरला हाई कोर्ट मुझे ओथ लेने से कैसे मना कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट की बात सही बोली। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि देखिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल ओथ की वर्डिंग्स हैं ये वर्डिंग्स स्ट्रिक्टली संविधान के हिसाब से होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि भाई देखिए अगर कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बिलीवर है तो वो अपने भगवान में भरोसा रख सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ओथ लेने की बात करते हो तो ओथ में आप एक सोलमली अफर्मेशन की बात करते हो और आप मन के अंदर भी अपने भगवान को याद कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि ओथ में चिल्ला चिल्ला के आप भगवान को याद करोगे तब भगवान की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी और लोगों की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है सुप्रीम कोर्ट की कही हुई कि एक संविधान के अंदर, हमारे भारतीय संविधान के अंदर अगर एक पर्टिकुलर पर्सन किसी इंपॉर्टेंट कुर्सी पर बैठा है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस कुर्सी की तरफ है, उस संविधान की तरफ है। तो अब यहाँ पे अगर आप गॉड लेके आते हो और खासकर गॉड में आप एक ऐसे भगवान का नाम ले रहे हो जो किसी पर्टिकुलर धर्म से या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट से जुड़ा हुआ है, तो मतलब आप उस धर्म और उस कास्ट के लिए ज्यादा फीलिंग्स रखते हो। तो अगर आप उस धर्म या फिर उस कास्ट के लिए ज्यादा फीलिंग रखते हो तो आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में रहने वाले दूसरे धर्म और दूसरे कास्ट के लोगों के लिए कैसे अच्छी तरीके से काम करोगे जब आप ओथ में ही अपने धर्म के भगवान या अपने कास्ट के भगवान की बात कर रहे हो। इसीलिए यहाँ पे ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि भाई सोलेमली अफर्म मतलब कि बिना गॉड का नाम लिए सेक्युलर तरीके से यहाँ पे ओथ ली जानी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर आप देखो तो अभी जो कर्नाटका के कैबिनेट मिनिस्टर्स ने जो ओथ ली है ना अपने अपने भगवान के नाम पे, ये नल एंड वॉइड हो जाती है। और इस नल एंड वॉइड ओथ को हटाने की जरूरत है। संविधान को प्रॉपर तरीके से अमेंड करके एक ऐसा प्रोविजन जोड़ने की जरूरत है जहां पे भगवान का नाम इंक्लूड नहीं किया जा सकता ओथ के अंदर। ओथ आपको स्ट्रिक्टली सेक्युलर टर्म्स में लेनी चाहिए। ठीक है ना। अगर आप भगवान को मानते हो तो आप पर्सनली मानिए, क्या प्रॉब्लम है, बट ओथ में आपको चिल्ला चिल्ला के भगवान बोलने की जरूरत नहीं है। रीजन बीइंग ये बहुत ज्यादा कास्ट और रिलीजन बाइस भी दिखाता है। समझ गए बात को। और जब कास्ट और रिलीजन बाइस आ जाएंगे तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में दूसरे कास्ट और रिलीजन के लोगों के लिए आप काम करोगे या नहीं करोगे, इस बात पे भी एक सवाल उठ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरीज। रिमेंबरिंग पाकिस्तान, रिमेंबरिंग पार्टीशन बाय इन्वॉल्विंग पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वुड हैव बीन मोर एप्ट। यहाँ पे रिसेंटली नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को जो पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बनाने की बात की गई है उसके बारे में बोला जा रहा है। देखिए 74 साल बाद जब ये पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे बनाया गया, इसके मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं। अगर आप उस समय को बात करोगे तो भैया 2 मिलियन लोगों को मार दिया गया, 20 लाख लोगों को, 1 लाख वुमेन को किडनैप किया गया, रेप किया गया, 15 मिलियन 1.5 करोड़ मेन वुमेन और चिल्ड्रन डिस्प्लेस हो गए थे। कुछ पाकिस्तान से इंडिया में आ रहे थे, कुछ इंडिया से पाकिस्तान में जा रहे थे। और ये जो पार्टीशन हुआ था ये आज तक लोगों के दिलों और मेमोरीज में कैद है। हमारी मूवीज में भी दिखाया जाता है। भाग मिल्खा भाग जैसे मूवीज देखेंगे तो उसमें पार्टीशन हॉरर्स को दिखाया गया। फिर इंडिया के लिए भी ये मुश्किल काम था। इंडिया ने अपनी टेरिटरी खोई, इंडिया ने अपने लोग खोए।
हमारा ईस्ट बंगाल बांग्लादेश बन गया, पहले तो ईस्ट पाकिस्तान बना था, बाद में बांग्लादेश बना, और हमारा जो पंजाब का वेस्ट वाला इलाका था वो पाकिस्तान बन गया। ओवरऑल इंडिपेंडेंस की जो भी खुशी थी, जो भी जॉय था, वो यहाँ पे पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। एक तरफ हिंदूज और सिख थे, दूसरी तरफ मुस्लिम थे, वो एक दूसरे को काट रहे थे। पंजाब और बंगाल में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, माइंडलेस तरीके से आप कह रहे हो लोग एक दूसरे को मार रहे थे, और ये स्टोरीज आज भी पब्लिक मेमोरी में है। ओके, तो ये स्कार्स अभी भी भूले नहीं गए। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा बोलना है कि आप पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के नाम पे क्यों इन स्कार्स को फिर से हरा कर रहे हो, मतलब आप क्यों। अब देखिए सरकार का क्या लॉजिक है, सरकार का लॉजिक ये है कि इन हॉरर्स को याद करना ज़रूरी है ताकि अब सोशल पॉइजन ना आए और अब दंगे वगैरह ना हो। लेकिन कुछ लोगों को बोलना है कि आप याद ही क्यों कर रहे हो, छोड़ो ना उसको। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो टू नेशन की थ्योरी थी, इसको मुस्लिम लीग ने बहुत प्रोएक्टिवली परस्यू किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। बाद में आप देखोगे बांग्लादेश भी अलग हो गया। ओवरऑल अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को देखा जाए तो पास्ट 3 क्वार्टर्स में इंडिया बहुत तेजी से बढ़ा है। एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस अच्छी है, एक रिस्पेक्टेड वॉइस है इंडिया ग्लोबल स्टेज पे। अब अगर आप देखो तो डेफिनेटली ऐसा नहीं है कि जो हमारे देश के लोग हैं उनको हमारी देश की हिस्ट्री के बारे में नहीं पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। कोई भी देश इस बात को डिजर्व करता है, देश के लोग इस बात को डिजर्व करते हैं कि उनको उनकी हिस्ट्री के बारे में पता हो। तो जो पार्टीशंस के हॉरर हैं उनको एक्नॉलेज करना, आर्काइव करना, उनको मॉर्न करना और कमेमोरेट करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे ऑथर बोल रहा है कि ये टाइमिंग गलत है। अगर इंडिपेंडेंस डे आया है तो इंडिपेंडेंस डे हमको फॉरवर्ड देखना चाहिए, बैकवर्ड नहीं देखना चाहिए। तो अगर सरकार इंडिपेंडेंस डे से एक दिन पहले हॉरर पार्टीशन रिमेम्बरेंस डे रखेगी तो खुशी कम दुख ज्यादा होगा। लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आथर ये भी बोल रहा है कि भाई इस वॉयलेंस ऑफ 1947 को याद करने के साथ साथ ब्रिटिश एम्पायर ने जो किया, किस प्रकार से ब्रिटिश एम्पायर ने हमको दगाया, हमारे ऊपर राज किया, हमें गुलामी के लिए मजबूर किया, धर्म के नाम पे हमको बांटा, ये भी याद करने की जरूरत है ताकि जो अलग अलग सक्सेसिव जनरेशंस हैं वो इंपीरियलिज्म की प्रॉब्लम्स को समझ पाएं, आर्बिट्रेरी मैप मेकिंग, रिलीजियस डिवाइड्स कैसे आगे बढ़ाया जाए, मॉन्टेमिलो एक्ट, ये सब भी हमको याद करना है ताकि हम समझ सकें कि आगे आने वाले समय में सोशल डिविजन्स को हटाना कितना ज़रूरी है, डिसहार्मोनी को हटाना कितना ज़रूरी है, स्पिरिट ऑफ वननेस को लाना, सोशल हार्मनी और ह्यूमन एम्पावरमेंट लाना ज़रूरी है। हालांकि यही सरकार इस पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे से करने की कोशिश कर रही है, बट ऑथर बोल रहा है कि अलग तरीके से करना चाहिए। सिर्फ पार्टीशन के हॉरर को याद करके आपको ये नहीं करना है, आपको इस बात को भी याद दिलाना है लोगों को कि बाकी फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट थे। क्योंकि सिर्फ पार्टीशन हॉरर्स अगर आप याद दिलाओगे तो आपको केवल कम्युनल दंगे याद आएंगे। सिर्फ कम्युनल दंगे याद करना यहाँ पे टारगेट नहीं है, इससे सेक्युलराइजेशन नहीं होगा और कम्युनलिज्म बढ़ेगा। कुछ इस प्रकार का ऑथर इस आर्टिकल में बोल रहा था। नेक्स्ट बात करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। तमिलनाडु नीड्स टू कंबाइन प्रैग्मेटिज्म, पॉलिटिकल विजन वाइल वर्किंग ऑन इट्स फाइनेंशियल हेल्थ। यहाँ क्या बोला जा रहा है, तो रिसेंटली भाई एक वाइट पेपर आया है तमिलनाडु के फाइनेंसेस के ऊपर। कौन लेके आया, तो द्रविड़ मुनेत्र कज़गम की जो सरकार है एम.के. स्टालिन साहब के अंदर वो लेके आई है। और उसके बाद इनका मेडन बजट भी आया जिसमें ये बोला गया है कि पेट्रोल के दाम प्रति लीटर 3 रुपए से कम किए जाएंगे। अब आप देखो कि डीएमके ने कुछ इंपॉर्टेंट पोल प्रोमिस पूरे किए हैं, जैसे इन्होंने बोला कि पेट्रोल के दाम कम करेंगे, पेट्रोल के दाम कम कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी ठीक करना है। तमिलनाडु के अगर आप फाइनेंसेस की बात करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है नहीं। तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट है जो लोगों के लिए बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स चलाता है, और जब आप बहुत सारी वेलफेयर स्कीम साइमल्टेनियसली चलाते हैं तो आपका खर्चा ज़्यादा होता है। जब अगर खर्चा ज़्यादा हो रहा है तो आपकी कमाई भी ज़्यादा होनी चाहिए, और कमाई कोरोना के पैंडेमिक के समय पे बहुत कम हो गई है। 2013-14 से लेके अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु के फिजिकल फाइनेंसेस जो है वो गड़बड़ है। यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की रिपोर्ट्स ऐसा बोलती हैं। अगर आप तमिलनाडु की पावर एंटिटीज देखोगे, वाटर एंटिटीज देखोगे, ट्रांसपोर्ट एंटिटीज देखोगे, ये सब तमिलनाडु के अंदर घाटे में चल रही हैं। एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइसिस तमिलनाडु के सामने खड़ी थी, इसीलिए ये वाइट पेपर लाना यहाँ पे एक यूजफुल स्टेप है। तो ओवरऑल इस वाइट पेपर में क्या बोला गया, इसने आइडेंटिफाई किया है कि भैया स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू घट रहा है। अगर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू टू जीएसडीपी यानी स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की अगर आप बात करो तो रेशियो घटा है। मतलब अगर आप ओवरऑल तमिलनाडु की जीडीपी को रखो डिनोमिनेटर में और तमिलनाडु के खुद के टैक्स रेवेन्यू को रखो, खुद के सेंटर वाले नहीं को टैक्स रेवेन्यू रखो न्यूमरेटर में,
तो ये रेशियो ओवर द ईयर्स घटता ही गया। अब सबसे खास बात यह है कि तमिलनाडु एक इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है। तो सो बीइंग एन इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट, इनका जो ओन टैक्स रेवेन्यू है दैट इज 2/3 ऑफ द स्टेट्स टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स। मतलब स्टेट के पास टोटल जितना भी पैसा आ रहा है उसका 2/3 तो इनके पास अपनी रिसिप्ट्स के थ्रू आ रहा है। अब बात यहाँ पे ये है कि ओवरऑल फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट तमिलनाडु में बढ़ रही है। तमिलनाडु के बारे में बोला जाए तो अगर आप देखो तो पर फैमिली 2,63,976 रुपी का एक्स्ट्रा खर्चा कर रही है तमिलनाडु, वो डेफिसिट में जा रहा है। और यहाँ पे ओवरऑल तमिलनाडु की सरकार ने इस व्हाइट पेपर में इसके लिए रिस्पॉन्सिबल किसको माना है? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल माना गया है पुराने सरकारों की गंदी गवर्नेंस के लिए। लैक ऑफ गवर्नेंस, lack of proper governance to be precise of the previous governments is responsible all this chaos। अब बात यहाँ पे ये है कि सरकार बोल रही हम इन सब चीजों को ठीक करेंगे। ठीक कैसे करोगे? पुरानी सरकारें तो सब कुछ फ्री में बांट रही थी, तो क्या अब आप पावर के ऊपर या फिर पानी के ऊपर या फिर और जो म्यूनिसिपल सर्विसेज होती हैं, जो सरकारी सर्विसेज होती हैं, क्या उसके ऊपर आप टैक्सेस और यूजर चार्जेस बढ़ा दोगे? तो ये थोड़ा लोग डर जाएंगे, क्योंकि लोग तमिलनाडु और केरला में ना बहुत ज्यादा वेलफेयर, आप कह सकते हो वेलफेयर ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जो कि फ्री में चीजों को बांटती हैं लोगों को। तो अभी ये बात देखनी बाकी है कि कितना यहाँ पे सर्विसेज के कॉस्ट बढ़ाए जाते हैं। फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लेने की बात की जा रही तमिलनाडु के अंदर, सब्सिडीज को रीओरिएंट करने की बात की जा रही तमिलनाडु के अंदर। बात यहाँ पे ये है कि रिसेंटली तमिलनाडु की सरकार ने ये भी बोला है कि भैया प्रति महीना हर वुमेन को 1,000 रुपया दिया जाएगा, और ये वो वुमेन होंगी, उन फैमिलीज की वुमेन होगी जो कि जेन्युइनली पुअर है। तो अब आप ये देखो कि ओवरऑल कॉम्पिटिटिव पॉपुलिज्म की बात की जाए, फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस के बेसिस पे बात की जाए, तो यहाँ पे जो अप्रोच ले रही है डीएमके की सरकार, वो अप्रोच काफी अच्छी है। ये डेफिनेटली पुरानी सरकारों को गरिया रहे हैं, उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं और नए बजट के थ्रू चीजों को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, अच्छी अप्रोच है। अगर आप फिजिकल फाइनेंसेस ठीक कर सको, बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम यह है कि कोविड-19 से रिकवर कर रहे हैं। अब अगर आप टैक्सेस कम कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेट्रोल के ऊपर 3 रुपए प्रति लीटर टैक्सेस कम कर दिए, ठीक है, आप हो सकते हो बाकी टैक्सेस कम करो, खर्चे आपको उतने ही रखने पड़ेंगे, रीजन कोविड-19 पैंडेमिक चल रहा है। तो ऐसे केसेस में आप पैसा कहां से लाओगे? तो पैसा हो सकता है कि आप और उठा लो, डेप्ट लेने लगो। अगर तमिलनाडु की सरकार और डेप्ट लेने वाली स्ट्रेटजी यहाँ पे करती है तो काम गड़बड़ है। तो सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आप एक्सपेंडिचर रिडक्शन कर रहे हो तो आपको टैक्सेस भी थोड़े बहुत बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। रीजन बीइंग, देखिए, कोविड-19 के समय पे एक लिमिट से ज्यादा एक्सपेंडिचर कम नहीं किया जा सकता, लोगों को मदद की जरूरत है। अब लोगों को मदद की जरूरत है तो बेयर मिनिमम उनको मदद देनी है, वैक्सीनेशन करवाना ही है। ऐसे केसेस में कुछ टैक्सेस को, कुछ यूजर चार्जेस को बढ़ाना जरूरी है, लेकिन वो पॉलिटिकली आप कह सकते हो डिफीटिंग हो सकता है, क्योंकि तमिलनाडु में अगर कोई एक सरकार ये बोल के आई है कि हम आपको फ्री में ये देंगे, ये देंगे, ये देंगे, और बाद में वो यूटिलिटी टैरिफ्स जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, पानी के दाम बढ़ा देती है, तो भैया लोग गरियाने लगेंगे। समझ गए? तो यहाँ पे रिसेंटली चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब ने हिंदू को इंटरव्यू देते हुए ये रीअश्योर किया कि हम अपने इलेक्टोरल प्रोमिसेस फॉर वेलफेयर से पीछे नहीं जाएंगे। मतलब कि अगर आप इस व्हाइट पेपर को देखो तो व्हाइट पेपर साफ साफ बोल रहा है कि तमिलनाडु के फाइनेंसेस बिगड़े हुए हैं, हम ठीक करेंगे। ठीक करने के लिए आपको वेलफेयर खर्चे कम करने पड़ेंगे। अगर आप वेलफेयर खर्चे कम करोगे तो आपने पोल में प्रॉमिस किया कि हम वेलफेयर खर्चे बहुत करेंगे, तो अगर आपने पोल में प्रॉमिस किया है तो आप उसको पीछे नहीं हट सकते। और यही एम.के. स्टालिन साहब ने बोला कि हम पीछे नहीं हटेंगे। आप पीछे नहीं उठोगे, टैक्स भी कम कर रहे हो, तो क्या उधार ले लेके लोगों के लिए काम करोगे? ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे सवाल उठता है। अब इस सवाल का जवाब धीरे धीरे आपकी तमिलनाडु की सरकार ही देगी कि वो कैसे इन चीज़ों को सॉल्व करने वाले हैं। अभी के लिए तो किसी के पास भी इसका जवाब नहीं है। और फिर फाइनल आर्टिकल चलते हैं। India's fate is tied to the rest of the world. It was through its global interaction that the country defined itself across its history as an independent nation. देखिए, अगर बात की जाए, जब से हम आज़ाद हुए हैं तब से ओवरऑल जो हमारा फेट है वो दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों दुनिया के साथ जुड़ा हुआ है? देखिए, जो इंटरनेशनल इन्वायरमेंट है वो कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। अलग अलग प्रकार के चैलेंजेस थे हमारे सामने जब हम आज़ाद हुए। जैसे कि जब हम आज़ाद हुए तो हमारा बॉर्डर सही से डिमार्केटेड नहीं था। लाइन ऑफ कंट्रोल देख लीजिए, वहाँ पे सीज फायर हो रखा है।
लद्दाख वाला बॉर्डर देख लो, वहाँ पे चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिमार्केटेड नहीं थी। हम बोलते हैं अक्साई चिन हमारा था, तो अक्साई चिन की बाउंड्री पे हमारी फोर्सेस रहनी चाहिए थी, हमारी फोर्सेस वहाँ पे थी ही नहीं, पूरी खाली बंजर ज़मीन पड़ी है। आज उसी बंजर ज़मीन के ऊपर चाइना और इंडिया के बीच में जंग हो रही है। अगर आज की डेट के चैलेंजेस देखो तो वो भी कम नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक की बात कर लीजिए, अफगानिस्तान के टर्मोइल की बात कर लीजिए, चाइना के साथ कंपटीशन की बात कर लीजिए, तो इंडिया के सामने चैलेंजेस बड़े हैं। बट इंडिया के सामने इस समय पे आप कह सकते हो कि रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं। हम 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है दुनिया की, एक वेल ट्रेंड प्रोफेशनल मिलिट्री है, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक पार्टनर्स हैं, तो हम भी कोई गए गुजरे नहीं है आज की डेट में। लेकिन यहाँ तक पहुँचने की जो सड़क थी, वो सड़क बड़ी डेंजरस थी। जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए, उससे पहले ही हमारी एक फॉरेन पॉलिसी आ गई थी। उस फॉरेन पॉलिसी में हम लोग नॉन अलाइंड ग्रुप में जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, टेरिटोरियल लिगेसी हमारी वैसे हिली हुई थी, इतना पार्टीशन हो रखा था। जब हम आज़ाद हुए तो हमने यूएस के साथ अच्छे रिश्तों की बात की, हमने सोवियत के साथ भी अच्छे रिश्तों की बात की। शुरुआत में ज़्यादातर जो मदद आई हमारे पास, मिलिट्री असिस्टेंस, डेवलपमेंटल असिस्टेंस, वो वेस्ट की तरफ से आई। बट वेस्ट का अपना अलग एजेंडा था, यूएस वगैरह का अपना एक अलग एजेंडा था। अब यूएस अपने इंडिया को कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में खींचना चाहता था, यूएसएसआर सोशलिस्टिक ब्लॉक में। इंडिया कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में उस हद तक जाना नहीं चाहता था, क्योंकि इंपीरियलिज्म के अंदर हम काफ़ी सफ़र कर चुके थे। तो हमने सोवियत के साथ अपने रिश्ते ज़्यादा अच्छे किए। मिड 1950 से सोवियत यूनियन से हमारे पास बहुत सारी मदद आने लगी। धीरे धीरे हमने इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना शुरू किया। तो एशिया और अफ्रीका में जो भी इंडिपेंडेंस मूवमेंट चले, वहाँ पे हमने अपना वोकल सपोर्ट दिखाया। बहुत सारे मिलिट्री मिशन हमने कोरिया और कॉन्गो में भी भेजे। कुल मिला के अगर आप देखोगे तो शुरुआत में तो चीज़ें अच्छी रही, टेरिटोरियल गेंस हुए हमारे। कौन से टेरिटोरियल गेंस? तो सिक्किम हमारे पास आ गया, फिर आप देखोगे गोवा हमारे पास आ गया जो पहले पोर्तुगीज के कंट्रोल के अंदर था। फ्रेंच टेरिटरीज जो पुदुचेरी वाली थी वो हमारे पास आ गई। लेकिन सब कुछ बिगड़ा 1962 में, जब चाइना के साथ वॉर हुआ। तो यहाँ पे अक्साई चीन हमारे हाथ से निकल गया। अक्साई चीन हमारे हाथ से क्यों निकल गया? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आर्म्ड फोर्सेस उस समय पे इतनी स्ट्रांग नहीं थी। दूसरा, अक्साई चीन को प्रॉपर तरीके से गार्ड नहीं कर पा रही थी। अगर आप अक्साई चीन को अपना बोल रहे हो तो आपको अक्साई चीन में बॉर्डर पे जाके खड़ा होना चाहिए। बॉर्डर खाली पड़ा था, चाइनीज फोर्सेस अंदर घुस आई, हमारी फोर्सेस ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। कैसे कर पाती? हम लोग प्रिपेयर ही नहीं थे उस समय पे। फिर आप देखोगे इंडिया के सामने चैलेंजेस बढ़ने लगे। चाइना ने 1960s में अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया। जब उन्होंने अपना न्यूक्लियर टेस्ट किया तब थोड़ी अर्जेंसी हो गई। रीजन बीइंग कि चाइना ने टेस्ट कर लिया था तो अब हमें भी टेस्ट करना जरूरी था। 1967 में चाइना ने सिक्किम में कुछ इंक्लूजन करने की कोशिश की थी, बट हमने वहां पे उनको पुश बैक किया। धीरे धीरे हमको इकोनॉमिकली चीज़ों में फ़ायदा हो रहा था, जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फॉरेन टेक्निकल फाइनेंस असिस्टेंस आ रही थी। 1970s और 1980s में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। एक तो इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हुई और एक बांग्लादेश वॉर हुआ। वो बांग्लादेश वॉर के आफ्टर माथ में ये भुज वॉर हुआ था, ठीक है, जिसके बारे में अभी रिसेंटली अजय देवगन की मूवी भी आ रखी है। लेकिन 1970s और 1980s में हम एक पॉइंट पे बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और वो थी इकोनॉमिक पावर। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा क्लोज थी और इस क्लोजनेस के चलते आप देखोगे इकोनॉमिकली हम बहुत तेज़ नहीं ग्रो कर पा रहे थे। हमारे पास पैसों की कमी थी और बहुत सारी एशियन कंट्रीज इस समय पे इकोनॉमिकली ओपन हो रही थी, ठीक है। तो इकोनॉमिकली कमज़ोर होने की वजह से हमारे हालात ओवरऑल थोड़े कमज़ोर थे। फिर आप देखोगे कि एक पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया हमने, सिक्किम को एनेक्स किया, पाकिस्तान के साथ हमारा कंपटीशन हुआ सियाचिन को लेके, 1984 ऑपरेशन मेघदूत अगर आपको याद हो। चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हुआ, श्रीलंका में हमारी मिलिट्री ने इंटरवीन किया, मालदीव्स में काउंटर कूप किया हुआ, फिर पंजाब में इंसर्जेंसी थी, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी थी। इनफैक्ट आप देखोगे कि डोमेस्टिक और एक्सटर्नल दोनों फ्रंट्स पे इंडिया के सामने जो चैलेंजेस थे वो बहुत ज़्यादा थे। और इस समय पे हमको रियलाइज हुआ कि हमको यूनाइटेड स्टेट्स के साथ भी अपने इश्यूज को सेटल करना चाहिए, अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना चाहिए, ताकि यूएस की इकोनॉमिक प्रोग्रेस का इस्तेमाल करके हम भी थोड़े अमीर बन सकें। तो ये जो पोस्ट कोल्ड वॉर एरा का समय है, 1990s में जो सोवियत यूनियन टूट गया और हमारे यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई, तब हमने तरीके से अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना शुरू किया। हमारी इकोनॉमिक हालत धीरे धीरे सुधरनी शुरू हुई। लेकिन उसके साथ बाद भी हमारे चैलेंजेस नहीं कम हुए। राजीव गांधी साहब का असैसिनेशन, फिर 1993 में मुंबई बॉम्बिंग्स हुई, जम्मू एंड कश्मीर में इंसर्जेंसी अपने पीक पे थी, बट फिर भी पीवी नरसिम्हा राव साहब के अंदर काफ़ी काम हुआ।
हमने इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन स्थापित किए, हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी यहाँ पे चालू हुई। ओके, हमने बॉर्डर के पे चाइना के साथ एक बॉर्डर पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, शुरू में हमने यूएस के साथ मिलिट्री कॉन्टैक्ट्स रखे। जो अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी उसी समय पे फिर से एक 1998 में हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया। आपने इसकी स्टोरी पोखरण नाम की जो मूवी है उसमें भी देखी होगी। 2003 में हमारे चाइना के साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स हुए। पाकिस्तान के साथ हम रिलेशंस को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रिलेशंस का गड़बड़ाए जब IC 814 हाईजैक हो गया और उसको कांधार लेके जाया गया। नेपाल से उड़ा इंडिया आ रहा था, हाईजैक हो गया, इंडिया में उतरा, फिर इंडिया से आपका पाकिस्तान गया, पाकिस्तान में उतरने नहीं दिया, वापस इंडिया आया, फिर उड़ा, फिर पाकिस्तान गया, वहाँ पे रिफ्यूलिंग हुई और फिर ये कहाँ निकला, कांधार चला गया। उसके चलते बड़े इंपॉर्टेंट टेररिस्ट हमको छोड़ने पड़ गए और उन टेररिस्ट ने बाद में मुंबई के ऊपर अटैक्स कराए। ये कहानी मैंने कवर की थी जब मैंने डैनियल पर्ल से रिलेटेड एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे। तो ये तो बुरी चीज़ें थी। अच्छी चीज़ें क्या क्या हुई इंडिया में, तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज बढ़ी, सर्विस सेक्टर बढ़ा, हमारा कंज्यूमर मार्केट बड़ा हो रहा था। मार्केट बड़ा हो रहा था तो हमारी सप्लाई चेन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी। फिर 2004 में मनमोहन सिंह जी की सरकार आती है। ठीक है, मनमोहन सिंह जी की सरकार पे और टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की बात की गई। यूएस के साथ डिफेंस रिलेशंस को और रोबस्ट किया गया। 2008 और 9 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद हमारी इकोनॉमी धीमी नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे अच्छे रिलेशंस थे चाइना के साथ और दूसरी बड़े मेजर पावर के साथ। फिर आप देखोगे 2013 में चाइना ने फिर असर्टिवनेस दिखानी शुरू की हमारे बॉर्डर्स पे। 2014 में आप देखोगे कि एक कॉम्पिटिटिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप इमर्ज हुई, लेकिन 2017 में फिर डोकाला स्टैंड ऑफ, 2021 में फिर लद्दाख स्टैंड ऑफ। खासकर ये जी जिनपिंग जब से चाइना के लीडरशिप में बैठे हैं तब से इंडिया चाइना की जो इक्वेशन है ना वो काफी बिगड़ गई है। इंडिया ने चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को सीधे सीधे बॉयकॉट कर दिया। इंडिया ने बोला है कि जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस लगाए हैं, चाइनीज टेक्नोलॉजी के ऊपर बैलेंसेस लगाए हैं, क्योंकि ऐसा सुनने में आता है कि वो स्नूपिंग करते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इंडो पैसिफिक में बाकी पावर्स के साथ हम अपने रिश्ते अच्छे कर रहे हैं, चाइना को हम थोड़ा साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि चाइना इंटरनेशनली इंडिया को हमेशा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करता है। हमने बाकी कंट्रीज के साथ रिलेशन अच्छे किए हैं, जैसे कि यूएस हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया। पाकिस्तान के साथ बात की जाए तो पाकिस्तान के साथ हमने रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की थी, बट 2014 में 2016 में बहुत सारे सीज फायर वॉलेशंस हुए, पाकिस्तान की तरफ से प्रोवोकेशंस हुए, उसके चलते रिलेशंस खराब हो गए। बाद में आपको उरी अटैक हुआ, पुलवामा अटैक हुआ, इंडिया ने पलट के स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई, और तब से आप देखोगे कि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए। अभी भले सीज फायर एग्रीमेंट को मान रही दोनों कंट्रीज, बट कब रिश्ते बिगड़ जाएं ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये पूरी की पूरी एक प्रकार से आप कह सकते हो पॉलिटिकल हिस्ट्री बता रखी है इंडिया की, क्योंकि हम लोग अपने 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस में तो क्या अच्छी चीज़ें हुई क्या बुरी चीज़ें हुई उनके बारे में यहाँ पे ध्रुव जयशंकर साहब ने बात की है। तो भाई कॉशियस ऑप्टिमिज्म की यहाँ पे जरूरत है, मतलब हमको पॉजिटिव अप्रोच रखनी है, लेकिन हमने हिस्ट्री में जो गलती की है उनसे सीखना है। इंटरनेशनल कॉपरेशन जरूरी है, कोविड-19 से लड़ना जरूरी है, हमें अपने आप को एक प्रॉस्पेरस मिडिल इनकम कंट्री बनाना है, अपनी पॉलिटी को सिक्योर रखना है, इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से चीज़ों को चलना है, लेकिन अपने आप को इनवर्ट्स भी नहीं देखना है। चाइना को पुश बैक करने के लिए अपने इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं, ग्लोबल इंटरेक्शंस को बहुत प्रोएक्टिव रखना है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमको साइमल्टेनियसली करनी है, डिपेंड करेगा कि हमारे पॉलिसी मेकर्स कितने एफिशिएंटली यहाँ पे डिसीजंस ले पाते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों, आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में हो सके तो ज्वाइन करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।